नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया जिन्हें स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो उनके लिए भी आप एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। और हालांकि वैसे मैं ये आशा करता हूं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से भी बहुत लोगों के लिए ये वीडियो जो है लाभदायक होगा, क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की कई बारीकियों का पता चलेगा। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो नए लोग हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए, कि शेयर्स या स्टॉक्स क्या होते हैं, इनका इशू प्राइस कैसे होता है, ये कैसे बाज़ार में आते हैं, इनको खरीदा बेचा कैसे जाता है, किस प्रकार से इनकी खरीद वाली बिकवाली होती है, इनके प्राइस मूवमेंट, मतलब शेयर के जो भाव है वो ऊपर नीचे क्यों और किस प्रकार से होते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं जिनमें आप लोग काम करें। पेमेंट, मतलब आप किस प्रकार से आप शेयर खरीदने के लिए कैसे आप पेमेंट करते हैं और आप बेचते हैं तो कैसे आपको पेमेंट वापस आती है। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, शेयर से जुड़े इनमें कैसे ट्रेडिंग होती है, इनमें किस प्रकार से कमाई की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, क्या हर शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, नहीं होती है, किस प्रकार से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है। फिर हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लेकिन उन्हें कमोडिटी मार्केट की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। और जब तक आपको कमोडिटी और करेंसी मार्केट की जानकारी नहीं हो, आपका स्टॉक मार्केट में काम करना जुआ खेलने के बराबर है। तो हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेडिंग होती है, सोने में, सिल्वर में, ठीक है, अलग अलग मेटल्स में। करेंसीज़ की बात करेंगे कि भारत के रुपए का और अमेरिकी डॉलर का, यूरो का, जापान का जो करेंसी है, चाइना की करेंसी, इनका क्या फ़र्क पड़ता है, किस प्रकार से वर्ल्ड मार्केट पे असर आता है, आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर एक सबसे बड़ा जो मैंने सवाल देखा है कि जो नए लोग होते हैं जिन्हें बाज़ार की जानकारी नहीं होती, वो जानना चाहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उन्हें ये भी मालूम नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या चार्जेस होते हैं, नहीं होते हैं, इनका जानेंगे। कमोडिटी अकाउंट क्या होता है, और साथ में टैक्सेस और ब्रोकरेज, क्योंकि क्या है कि आपने कोई शेयर खरीदा और उसको थोड़े से मुनाफे में बेच दिया, लेकिन आपको टैक्स भी देना है, उसके अंदर ब्रोकरेज भी देनी है, तो आपको ये सब भी मालूम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं शेयर्स और स्टॉक्स की। आज की तारीख में आपने जितने भी शेयर्स के नाम सुने होंगे, या जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के आपने नाम सुने होंगे स्टॉक मार्केट में, या आगे जा करके जानेंगे, इनमें से ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो आज से करीब 30-40 साल पहले, 25 साल पहले बाज़ार में आई थी, कुछ बीच में आई। और जब ये कंपनियां शुरू में आई तो इन्होंने अपने शेयर्स जो है वो बाज़ार में उतारे थे। अब शेयर्स बाज़ार में उतारने का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 25 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये 25 करोड़ रुपए उसके पास है, उसकी एक फैक्ट्री चल रही है, ऑलरेडी उसका कुछ काम चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है, फैक्ट्री उसने कुछ खाली कर रखी, उसका काम चल रहा है। अब उसका काम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है और वो चाहता है कि मैं इस काम को बहुत आगे बढ़ाऊं। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो बैंकों के पास आता है और बैंकों के साथ मिल करके वो अपनी कंपनी के शेयर्स निकालता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 25 करोड़ रुपए जो है वो उसकी ऑलरेडी कंपनी में लगे हुए हैं। बैंक वगैरह जो है, मान लीजिए, देखते हैं कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है, उन्होंने 40 करोड़ रुपए अपने एंड पे और लगा दिए, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, बड़े बड़े।
उन्होंने 25 और 40 करोड़ लगा दी, कितने हो गए? 65 करोड़। अब बाकी उसको जैसे मान लीजिए 100 करोड़ की ज़रूरत है, अब बाकी 35 करोड़ के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? उसने 100 रुपए के शेयर्स निकाल दिए, एक एग्जाम्पल के तौर। तो 100 रुपए के उसने शेयर्स निकाल दिए 35 करोड़ रुपए के लिए, और ये शेयर्स बाजार में चले गए। तो अब ये जो शेयर है ये बाजार में आएगा, 100 रुपये का है, आपने खरीदा, आपने इसके मान लीजिए 10 शेयर खरीदे, यानी 1000 रुपये के आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो आपकी कंपनी में 1000 रुपये की हिस्सेदारी हो गई। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनी की जो कुल यहाँ पे वैल्यूएशन है वो जो है वो होगी 100 करोड़। उस 100 करोड़ में से 25% शेयर जो है वो कंपनी के मालिक के रहेंगे, क्योंकि कंपनी शुरू से 25 करोड़ की वैल्यू लेकर के बैठी हुई है। 40% शेयर जो है ये बैंकों वगैरह के पास होंगे जो उसको पैसा दे रहे हैं, और बचे हुए 35% शेयर जो है वो पब्लिक के पास चले जाते हैं। और ये 100 रुपये के शेयर से हमारी कंपनी बाजार में उतर गई। अब बात आती है, ये जो 100 रुपये जिस पे ये कंपनी का शेयर सबसे पहले आया था, इसको बोला जाता है इशू प्राइस। अब जरूरी नहीं है 100 रुपये, बहुत पुराने जो शेयर्स थे वो 10 रुपये, उस ज़माने में 10 रुपये के भी हुआ करते थे, ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये इस प्रकार के शेयर्स हुआ करते थे। तो ये तो हो गया इशू प्राइस। आईपीओ थोड़ा इससे अलग है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम पहले शेयर्स की बात समझ लेते हैं। तो ये इशू प्राइस हुआ, यानी 100 रुपये के आपने 10 शेयर खरीद लिए, आपकी उस कंपनी में 1000 रुपये की हिस्सेदारी हो गई। अब हम इसके आगे आते हैं कि अब ये शेयर्स के दाम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या ये शेयर के दाम कैसे बढ़ते जाएंगे, कैसे घटते जाएंगे। अब इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब ये शेयर्स के प्राइस को जो मूवमेंट है उसको समझाता हूँ मैं। अब मान लीजिए जो कंपनी शुरू हुई, 100 रुपये का एक शेयर था आपके पास, जैसे कि 10 शेयर थे। अब कंपनी ने 100 करोड़ उसके पास आ गए, उसने एक साल में करीब करीब 12 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इस 12 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए जो लोन वगैरह जो कुछ भी था वो सब चुका करके उन्होंने अलग कर दिए, उनके पास बचे 7 करोड़। अब इस 7 करोड़ में से भी कंपनी ने जो है 4 करोड़ अपने पास रख लिए अपने कैश या आगे की ज़रूरत के लिए। अब पूरे साल भर में मुनाफा कमाया था और लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, उनको पैसा देना लाजमी है, तो उसने बाकी के जो 3 करोड़ थे वो सब में आपस में बांट दिए, ठीक है। तो एक एक शेयर पे आपको कितना मिल गया? 3-3 रुपया मिल गया। अब 3 रुपया तो आपको मिल गया और 4 जो रुपया है वो कंपनी के पास है, यानी अब कंपनी की वैल्यू हो गई। कंपनी के पास पहले 100 करोड़ से शुरू हुई थी और टोटल जो उसके पास 4 करोड़ और पड़े हैं, तो कंपनी की वैल्यू हो गई 104। मतलब आपका 104 करोड़ की, तो आपका एक शेयर जो है वो अब 100 रुपये से बढ़ के हो जाएगा 104 रुपये। साल के एंड में 3 रुपये आपको मिल चुके हैं। अगर वो कंपनी ये 3 रुपये भी आपको नहीं देती तो इसकी वैल्यू आती 107। तो ये तो एक्चुअल पोजीशन होती है। अब होता क्या है बाजार में कि इसकी वैल्यू जो है वो 104 है, ठीक है, आपके शेयर की एक्चुअल वैल्यू है 104, लेकिन जैसे ही कंपनी मुनाफा कमाने लगती है, लोगों को लगता है अरे यार पहले साल में ही इसने इतना कमा लिया, आगे और कमाएगी, और मौका है, और मौका है। अब लोग क्या है कि इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। वो लोग जो 100 रुपये पे खरीदने से चूक गए थे, अब वो सोचते हैं यार ये सही मौका है, कंपनी अच्छा चल रही है, हम पैसा लगाते हैं। अब ये होगा क्या कि ये जो 104 का शेयर है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये 104 का नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास आपने 100 रुपये में खरीदा, आप 104 में क्यों बेचोगे? तभी बेचोगे जब आपको इसकी गरज है, आपको पैसों की अचानक गरज है। नहीं तो कोई आपके पास आएगा बोले यार मेरे को तो 3 रुपये का फ़ायदा हो ही रहा है, मैं 104 में बेचे क्या करूँगा, मैं तो इसको रखूँगा तो मेरे को फ़ायदा होएगा, तो आप इसको ऊपर बेचोगे। अब ऊपर आप बेचोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 104 का जो शेयर है इसकी वैल्यू बढ़कर के हो जाएगी 110। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ,
110 की हो जाएगी, लोग करेंगे यार इसमें आगे तो कितना मुनाफा आएगा ही आएगा, चलो ठीक है अभी दे देते, 3-4 साल बाद और ज़्यादा कमा लेंगे, हो सकता है इसकी अगले साल ये 12 करोड़ से ज़्यादा 24 करोड़ कमा लें, और ज़्यादा कमा लें। तो ऐसे क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स, कोई कंपनी मुनाफा कमाते जाएगी, शेयर्स उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये जो 100 रुपये से 104 हुआ, ये वैल्यू बढ़ना हुआ, ये एक्चुअल वैल्यू बढ़ी, और ये जो है ये बाजारी वैल्यू है, 104 से 110 6 रुपये बढ़ा, ये एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ी, लोग मान के चल रहे हैं, तो ये बाजार उसको 110 पे आंक रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, शेयर के प्राइस जो है वो ऊपर नीचे गिरते जाते हैं। अब जैसे क्या हुआ अभी कोरोना वायरस के समय, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों को लॉसेस हुए होंगे, मुनाफे उनके गिरे होंगे, कंपनियां बंद रही होंगी, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई होंगी, तो कई कंपनी की वैल्यूएशन गिर भी गई होगी। अगर मान लो वो 104 पे, तो हो सकता है लोग अभी से बेचना शुरू कर दें कि अरे यार इसका लगता नहीं कुछ होने वाला है, ये लॉस में जा सकती है, अभी मेरे 100 रुपये लगाए थे, 104 की भाव है, कम से कम अगर मेरे 100 रुपये पूरे आ जाए तो भी ठीक है, 101 102 बेचना शुरू कर देंगे। अब ऐसे बिकवाली आ जाएगी तो लोग, इसका शेयर नीचे भी जा सकता है, 100 के नीचे भी जा सकता है। और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी 100 करोड़ से शुरू हुई लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाए, घाटे में चली गई, 9 करोड़ का घाटा हो गया, तो फिर ये 100 रुपये का शेयर जो आपका था उसकी वैल्यू अब 104 के बजाय उस स्थिति में उसकी वैल्यू हो जाएगी 91 रुपीज़, और एक्चुअल में तो बाजार में और कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, लोग कहेंगे अरे यार ये तो घाटा खा रही है, इसमें पैसा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, पैसा निकालो। तो और ये 91 का शेयर आपको 80 रुपये 85 रुपये में बेचना पड़ सकता है। तो ये तो आज से शुरुआती दिनों की बात थी, जब मैं आपको बता रहा हूँ 30-40 साल पहले ऐसे हुआ। अब वही आप शेयर्स देखेंगे तो कुछ 300 रुपये, कुछ 400 रुपये, कुछ 2000 रुपये, कुछ 3000 रुपये, इस भाव पे चल रहे हैं। तो ये तो हुआ कि किसी शेयर के अंदर इशू प्राइस, मतलब 100 रुपये का प्राइस था, जो था वो प्राइस था, और अब जो है उसका भाव किस प्रकार से इतने सालों में ऊपर नीचे आ चुका है। अब दूसरी बात आ जाती है बाय और सेल की। अब हम बाय सेल की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भैया मैंने शेयर अभी खरीद लिए तो मैं उसको कब बेच पाऊंगा, ठीक है, क्या मैं अभी आज खरीदने के बाद 1 महीने बाद बेच सकता हूँ, 15 दिन बाद बेच सकता हूँ, कब बेचूँ? तो हम इस बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि बाय और सेल में कई चीज़ें आती हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट हमारा जो भारत का है वो सुबह 9:15 बजे से खुलता है और 3:30 बजे तक दोपहर के चलता है। ये मंडे से फ्राइडे तक चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, बीच में कोई और छुट्टी के दिन आ जाए तो वो उस दिन बंद रहता है। अब यानी आपके पास अगर आपको शेयर खरीदना है बेचना है तो पूरे दिन भर में कभी नहीं होगा। जो स्टॉक मार्केट जिस समय चलता है उस दौरान आप शेयर कभी भी खरीद बेच सकते हैं। अब आती है एक महत्वपूर्ण बात कि क्या मैं कभी भी बेच सकता हूँ? तो उसके लिए ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा है और क्या उस शेयर की डिमांड भी है या नहीं है। ठीक है, मैं अभी आगे आने वाले पॉइंट में आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स बता रहा हूँ, उसके अंदर हम आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी बात है। होता क्या है कि जो बहुत सारे नए नए लोग होते हैं ना, जो बाजार में पैसा लगाने जा रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो, मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि यार हम 5000 रुपये शेयर मार्केट में भी डालते हैं, अब 5000 रुपये। और दूसरा क्या है कि एक तो वो किसी की सलाह पे चलते हैं, खास करके उस ब्रोकर की या कोई जो भी उनको रैप है, जो कंपनी का जो भी जो सेल्स पर्सन है वो जैसे सलाह दे रहा है उस सलाह पे चलते हैं कि अब ऐसे ही वो गलती करते हैं। अब ऐसे इसमें क्या होता है, जब नया नया आदमी 5000 रुपये लेकर के बाजार में आया, ठीक है, अब एक जो अच्छी कंपनियों के शेयर्स होंगे, जो बिल्कुल टॉप की कंपनी का, वो 200 300 500 450 1000 2000 इस भाव के जाएंगे। जो मरी गिरी कंपनियां होंगी, मतलब जिनकी अभी हालत ख़राब है, उनके शेयर 10 20 30 40 ऐसे चल रहे होंगे, कईयों के 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये। अब लोग क्या करते हैं, जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं वो लगते हैं, वो अगर उनको किसी ने ये बोल दिया कि भाई साहब ये 250 रुपये का शेयर है, अच्छा शेयर है, इसके आपके पास 20 शेयर ही आएंगे 5000 रुपये, और दूसरा वो ये देखता है अरे यार एक शेयर है ये 50 रुपये का है गुरु,
इसके मेरे पास 100 शेयर आ जाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा। इसमें मेरे पास तो 20 शेयर ही है। सबसे पहली गलती ही आदमी यहाँ कर जाता है। सबसे पहली गलती जो मैंने मतलब इतने बंदों को देखा है, कई 100,000 बंदे को मैंने बताया है, सिखाया है, पहली मूर्खता यही हो जाती है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर हैं। अगर आप 5,000 रुपये आप डाल रहे हैं, आपको हमेशा इस हिसाब से देखना है कि मैं कितने परसेंट अपनी कैपिटल का मैं कितना परसेंट मुनाफा कमाना चाहता हूँ। 5,000 रुपये आप लगा रहे हैं, आप ये सोच रहे कि साल भर में मेरे को 10% मुनाफा हो, यानी मुझे 500 रुपये आने चाहिए। आप उसको परसेंटेज में गिनिए। हमेशा अपना एक एम लेके चलिए कि ठीक है मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, मेरे को एक साल में इससे 20% रिटर्न आ जाए, मेरे को 1,000 रुपये आ जाए, वो चीज़ होनी चाहिए। और कौन सा शेयर मुझे 20% का रिटर्न दे सकता है, कौन से शेयर में मेरे को 20% मुनाफा हो सकता है। तो पहली चीज़ ये चीज़ होनी चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि कितने मेरे पास खूब ज़्यादा शेयर खरीद के बैठ जाऊँ, वो कंपनी कुछ चल नहीं रही है, कुछ उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, वो शेयर आपके वैसे के वैसे पड़े, तो ये गलती होती है। अब वही बात आ जाती है कि जो हमारा पहला सवाल था कि मैं इसको कब बेच सकता हूँ। अब क्या होगा कि जो ज़्यादा कंपनियां चलती नहीं है ना, मतलब जिनकी वैल्यू कम होती है या जो मुनाफा नहीं कमा रही होती, और ज़्यादातर कंपनियां इंडिया में आप एक बात जान ले ये ऐसी ही हैं, शेयर मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं। तो होगा क्या कि अगर आपने इसमें 5,000 रुपये लगा करके ऐसे 100 शेयर खरीद लिए और खुदा ना खास्ता आपने 5 रुपये के 1,000 शेयर खरीद लिए, अगर कोई कंपनी 5 रुपये की चल रही थी, घाटा खो कंपनी थी, उसका शेयर 5 रुपये का था, आपने उसके 1,000 शेयर खरीद के बैठ गए। अब आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, आप बेचने गए, आपको क्या लगता है 5 रुपये में आपको वापस पैसे आ जाएंगे? ऐसा है भाई साहब कि बाज़ार में जब आप शेयर बेचने जाएं तो उसका कोई ना कोई ख़रीदार भी मौजूद होना चाहिए। ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर पे ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है कि एक तरफ बाय की क्वांटिटी आ रही होती है कि कितने शेयर खरीदने हैं, एक तरफ सेलर होता है कि हाँ मुझे इतने शेयर बेचने हैं। आपने अपने 1,000 शेयर यहाँ बेचने के लिए लगा दी, लेकिन कोई ख़रीदार ही नहीं है, तो क्या करोगे? दिन भर बैठे रहोगे? दिन भर में सुबह से शाम तक, बहुत शुरुआत की ज़माने की बात है, बहुत शुरू के ज़माने की बात है, मैंने एक टाइम पे ऐसी गलती कर दी थी, गलतियाँ कर दी, फालतू थे पड़े पैसे मैंने एक कंपनी में डाल दिए। फिर मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखी, मैंने यार इसमें से अब निकालो। अब इसमें से निकालो क्या, उसमें 1,000 शेयर लगाने को रख दो, दिन भर में 40-50 शेयर कटे, फिर अगले दिन 40-50 शेयर कटे, फिर कभी 250 शेयर कटे, कभी कटे ही नहीं, पूरा दिन बैठे रहो। उस दिन से मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भैया ऐसी कंपनी में काम कभी नहीं करना ज़िंदगी में। तो ये चीज़ है, ध्यान रहे। तो अगर आप, जो सवाल था कि क्या मैं उसे कभी भी बेच सकता हूँ, तो हाँ, अगर आप निफ्टी के टॉप 100, 200, 300 कंपनियों के शेयर खरीद रहे हो जो टॉप की है, तो आपके शेयर्स ज़रूर बिक जाएंगे जिस समय आप सेल पे लगाएंगे। जो उस समय रेट मार्केट में चल रहा होगा, उस रेट के 1-2% आगे ऊपर नीचे उस समय आपके शेयर्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी कंपनी में लगा दिया जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, तो फिर आपके शेयर्स ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन कट जाए। तो ये तो पहला पार्ट था। अब हम आ जाते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बात पे कि भाई हमें कैसे पता चले कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, कौन सी कंपनियां बुरी हैं। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसका इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। जो है जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें बाकायदा ये समझा रखा है मैंने कि निफ्टी क्या है, निफ्टी ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है, कौन कौन से शेयर्स जो है
उनसे मिलकर निफ्टी बनता है। कौन कौन से सेक्टर्स, मतलब बैंकिंग सेक्टर के कितने कंपनियां निफ्टी में आती हैं, एनर्जी सेक्टर की कितनी आती है, टेक्निकल सेक्टर की कितनी आती है, तो ये सब के ऊपर जो है मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो वीडियो देखें, कोशिश करूंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो निफ्टी में फ़िलहाल 50 कंपनियां हैं। ये 50 कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां मानी जाती हैं, ठीक है। इनके शेयर्स आप जब मर्जी खरीदे, आपके जैसे आपने आज खरीदे, कल इसका प्राइस ऊपर चला गया, आपको लग रहा है थोड़ा मुनाफा आ रहा है, आप कल बेच सकते हैं। सुबह खरीदे, 2 घंटे बाद आपको लग रहा है ऊपर चला गया, 2 घंटे बाद बेच दो, ठीक है। तो ये 50 कंपनी, इनके अलावा करीब 100-150 कंपनियां और भी ऐसी हैं, अच्छी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स निफ्टी में नहीं है, लेकिन जो वाकई में अच्छी कंपनियां हैं, काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं। तो आप उनके अंदर भी उनके शेयर्स भी खरीद के आप उनमें काम कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसी कंपनियों में इंट्राडे ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जिन कंपनियों में ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उनके शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। मैं इस पर भी आ जाऊँगा अभी आपको थोड़ी देर में बताने के लिए। तो मोटा मोटा निफ्टी के ऊपर की 100 से 200 कंपनियां तक, 0 to 50 तो कभी भी अच्छी बात है, 50 to 100 ऐसी कंपनियों के अगर आपने शेयर्स उठा लिए और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ना उठाएं तो वो आपके शेयर्स आप जब बेचना चाहें उस दिन बिक जाते हैं। अब आ जाते हैं पेमेंट के ऊपर। पेमेंट क्या होती है? जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको उसी समय पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन जब आप शेयर बेचते हैं तो दरअसल क्या है कि आपके शेयर तो उसी समय बिक गए। आपने 100 रुपये का खरीदा, 105 पे बेच दिया, वो 105 रुपये आपको बिक तो उसी दिन जाएगा, आपके अकाउंट में 2 दिन के बाद आएगा वो पैसा। क्योंकि क्या होता है कि आपने बेचा, बेचने का दूसरे ने खरीदा, इस बीच में क्लियरिंग जो होती है, ट्रेडिंग जो उसकी होती है कि भाई इस बंदे से उसके नामे चला गया, जो कंपनियां बीच में सारे जो चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब चीज़ कैलकुलेशंस होती है। बिल्कुल छोटा मोटा समझा रहा हूँ, इस पूरे में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपने आज शेयर खरीदा, उसको कल बेचा, मुनाफा भले ही कमा लिया, लेकिन वो पैसा जो है सारे टैक्स वगैरह काट करके आपके अकाउंट में 2-3 दिन के बाद आएगा। और ज़्यादातर जो है ये पैसा जो है ये मंडे टू फ्राइडे ही आपके अकाउंट में आता है। बहुत कंपनीज होगी जो सैटरडे संडे करती होगी ना, सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन होते हैं वो इन 2 दिनों में काउंट नहीं होते। मैं आपको पहले बताता हूँ, यानी आपने अगर फ्राइडे को कोई शेयर बेचा तो उसका पैसा आपके अकाउंट में वेडनेसडे तक आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मंडे को बेचा तो वेडनेसडे थर्सडे तक आपके अकाउंट में, थर्सडे तक आप मान के चलिए आपके अकाउंट में पैसा आएगा मोटा मोटा। मैं एक दूर का ज़्यादा का ही करके बता रहा हूँ। तो ये पेमेंट इस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। ये नहीं समझे कि आपने आज ही खरीदा, आप आज ही बेच दिया, अरे मेरे अकाउंट में आज ही पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस मार्केट में ये चीज़ ध्यान रख के करनी पड़ेगी। शेयर्स खरीदने बेचने की बात हो रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करने के लिए ही बाजार में आते हैं आजकल। ये ऐसा लगता है जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि आज मैं इसमें 10,000 लेके उतरा, महीने 2-5 महीने में, 6 महीने में मैं इससे 10 लाख लेके बाजार से निकलूंगा। और इसका हुआ भी ऐसा बनाया जाता है, जो सेल्समैन होते हैं या आपके यार दोस्त होंगे, मतलब मैं यार दोस्त नहीं कह रहा, मतलब यार दोस्त तो वाकई अच्छी सलाह देंगे, लेकिन कई बार होता है कि ऑफिस के आपके साथ के हों या कोई और बंदा हो वो सलाह दे। ज़रूरी नहीं गलत सलाह दे रहा है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है, ये एक प्रकार की ट्रेडिंग है शेयर्स से जुड़ी हुई, जिसमें कि आपका 10 रुपये, 1 रुपया भी बन जाएगा, 0 भी हो जाएगा, और आप 1 रुपये के 10 रुपये भी कमा करके निकल जाओगे। तो एक प्रकार से ये, अगर आपको बाज़ार की जानकारी नहीं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बट नेचुरल है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बाज़ार की नॉलेज ही नहीं है, ज़्यादा मता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने उतरे तो आपका घाटा खाना स्वाभाविक ही है।
और उस स्थिति में तो ये, अगर आप ऐसी स्थिति में इसमें काम करते हैं तो ये स्पेकुलेशन, जिसे जुआ खेलना माना जाता है। खैर फिर भी बताता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ये जब शेयर्स, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स ट्रेड होने, उसने शेयर निकाला 100 रुपये का, और 100 रुपये से जैसे वो 104 एक साल के बाद चला गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई 110 रुपये की, इस प्रकार से शेयर्स हो गए। अब वो चलते 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 20-30 साल से वो कंपनी है, अब उसका शेयर इस समय 2500 रुपये चल रहा है। 20-30 साल में तो ऑब्वियसली इतना आ जाएगा, 100 रुपये भी नहीं। अब उसका शेयर चल रहा है 2500 रुपये। अब इसमें क्या होता है, एक प्रकार की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जो ये कहते हैं, ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली अगर आपको समझना है तो मेरे इस चैनल पे मैंने फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये मेरे शायद सबसे शुरुआती वीडियोस होंगे आज से 2-3 साल पहले। बिल्कुल आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखेंगे तो सबसे नीचे जा कर के, सबसे एंड में जा कर के ये वीडियो मिलेंगे, जिसमें कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप सर्च कर लेना। एक मोटा बड़ा समझाऊँ। अब जैसे क्या होगा, 2500 रुपये का भी शेयर चल रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर इस बात पे ट्रेड होता है कि एक फ्यूचर में जो है, इस बात पे ट्रेड होता है कि आज जैसे मान लीजिए 3 तारीख है, आज हम मान लेते 3 सितंबर है, तो महीने की आखिरी तारीख, जो आखिरी हफ्ता होगा, सितंबर महीने का जो आखिरी हफ्ता होगा, उस आखिरी हफ्ते का जो आखिरी थर्सडे होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, महीने का जो आखिरी गुरुवार होगा, मान लीजिए वो 28 सितंबर को आ रहा है, मान लीजिए, उस दिन ये जो शेयर आज 2500 रुपये का है, वो उस दिन कितने रुपए पे होना चाहिए, मतलब उस महीने की बात होती है। जैसे 3 तारीख को अगर ये शेयर 2500 रुपये का है, तो ये फ्यूचर्स में इस हिसाब से ट्रेडिंग होती है कि भाई लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक ये शेयर कहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब किसी को लगता है कि भाई ये लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ तक ये 2500 से ऊपर इसका भाव चले जाएगा, तो वो शेयर्स ना खरीदते हुए इसका फ्यूचर खरीद लेता है। किसी को लगता है कि भाई लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ तक इसका भाव गिर जाएगा, वो इसके फ्यूचर बेच देता है। अब ये सवाल आता है कि ये फ्यूचर क्यों शुरू किए गए। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, एक छोटा सा लेमन इसके इसमें। मान लीजिए शेयर 2500 का है, आपको लग रहा है कि यार ये शेयर नीचे गिर जाएगा, आपके पास है ही नहीं शेयर, आपने खरीदा तो है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि यार इसका भाव नीचे गिर जाएगा, क्या करूं। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आपके पास शेयर तो है नहीं, आप इसका एक फ्यूचर बेच दें। फ्यूचर खरीदने बेचने के लिए हाल फिलहाल में आपके पास शेयर होना जरूरी नहीं है, बंदा इसका फ्यूचर बेच देता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक चीज़ और होती है कि जैसे जैसे भाव ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसी हिसाब से आपके अकाउंट में उसी समय पैसा जुड़ता रहता है या कटता रहता है, उसी समय उसी क्षण। और ज़रूरी नहीं कि आपको इसको लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ तक ही रखना, मतलब ये शेयर्स की तरह है। फ्यूचर आपने अभी खरीद लिया, 10 मिनट बाद आपने 2500 का बेचा, 10 मिनट बाद ये 2490 हो गया, आपके पास 10 रुपये का मुनाफा आ रहा है, आप उसी समय बेच दो, पैसा भी उसी समय आ जाएगा। शेयर की तरह 2 दिन रुकेगा नहीं, फ्यूचर्स में ये चीज़ होती है। तो थोड़ा डिटेल आप वहाँ समझ सकते हैं, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, आपने फ्यूचर बेच दिया या खरीद लिया, तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। इस फ्यूचर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि एक शेयर की बात नहीं होती, ये जो
फ्यूचर्स होते हैं, अब जैसे 2500 का शेयर है, ठीक है, तो इसका एक लॉट होता है। लॉट का मतलब क्या है कि एक बार में आपको पूरा का पूरा एक फ्यूचर आप खरीदोगे, तो उस फ्यूचर के अंदर इसके हो सकता है 100 शेयर हो, या हो सकता है एक लॉट के अंदर आपको 200 शेयर हो। यानी आप जब आप इसको टुकड़ों में नहीं खरीद सकते, 85 ऐसे नहीं खरीदोगे, आप फ्यूचर का एक लॉट खरीदोगे, उस एक लॉट में मान लीजिए इसके 200 शेयर हुए, ठीक है। अब 100 शेयर मतलब कितना वैल्यू हो गई, और 200 शेयर के हिसाब से आप जान लीजिए इसकी कितनी वैल्यू हो गई। तो 100 शेयर के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 2,50,000, 200 शेयर के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। तो जब आपने एक लॉट खरीद लिया तो आपने 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए या 5 लाख के शेयर्स बेच दिए। अब फ्यूचर में एक और चीज़ होती है, अगर आप शेयर्स खरीदते 2,500 के शेयर्स, 200 शेयर खरीदते, तो आपको पूरे 5 लाख रुपए आज ही के दिन आपको जमा करने पड़ते। लेकिन अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं तो आपको 5 लाख नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 50,000 रुपये आपको उस समय इनिशियली देना पड़ेगा, और आपके अकाउंट में मोटा मोटा 40-50,000 रुपये और होना चाहिए। ऐसा एक मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जितने अमाउंट के आप शेयर खरीद रहे हैं उससे काफ़ी कम पैसा दे करके आप उतने शेयर्स में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में मैंने समझाया, यहाँ पे जस्ट मोटा मोटा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। बगैर जाने बगैर समझे बाजार की नॉलेज की हो ना, इसके अंदर बिल्कुल काम ना करें, बिल्कुल सीधा। ऑप्शंस क्या होता है, इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बना रखा है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसको आप जाकर के समझ सकते हैं। एक बिल्कुल ही मेरे चैनल के अंदर सबसे नीचे जो है व्हाट इज़ कॉल ऑप्शन, मैंने वो एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। या एक मोटा मोटा समझाता हूँ कि ऑप्शन होता क्या है। अब देखिए ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली कि एक प्रकार का जुआ ही खेला जाता है, क्योंकि अगर हम आप जैसे लोग अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बुरा मत मानिए, मैं जो प्रैक्टिकल है वो बात कह रहा हूँ। तो ऑप्शंस में क्या होता है कि 2-3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। ये एक तो होता है 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, दूसरा होता है 1 मंथ वाला ऑप्शन। मैंने जब वो कॉल वाला वीडियो बनाया था कि कॉल क्या होती है, उस ज़माने में 1-1 महीने के ऑप्शन हुआ करते थे, अब 1 हफ्ते के भी ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें ये होता है कि भैया आपको लगता है कि 1 हफ्ते में ये शेयर 2,500 से 2,400 तक नीचे गिर जाएगा क्या, या 2,500 से 2,400 1 महीने में गिर जाएगा क्या। तो इसके लिए एक ऑप्शन जैसी चीज़ होती है, अगर आपको लग रहा है गिर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो एक कॉल ऑप्शन खरीदी जाती है। मैं जस्ट समझा रहा हूँ, भी समझ लो इसको छोटा सा। पुट में क्या होता है कि आप 2,400 की पुट खरीद लोगे कि अरे यार नीचे गिर जाएगा, वो पुट आपको उस समय 8 रुपये की मिल जाएगी। अगर ये 2,400 तक नीचे गिर गया तो इस पुट के भाव बढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ पे मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुरंत बाद जो है इसके ऊपर ऑप्शंस के ऊपर एक डाल दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग अपना पैसा इसमें गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोग। और अगर आप अभी बाज़ार सीखना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि फ़िलहाल इस चीज़ से तो टोटल दूर ही रहिए, कम से कम 6-8 महीने तक, हो सके तो इससे भी दूर ही रहना जब तक बाज़ार ना समझ जाओ। लेकिन आपको है क्या चीज़ ये समझाने के लिए, क्योंकि कोई आपको सेल्समैन कंपनी का कि भाई SIP करवा लो, म्यूचुअल फंड ले लो, ये करवा लो, वो करवा लो, साथ में ये अकाउंट भी खोल लो और फिर इसमें भी ट्रेड करना शुरू कर देना, ऐसा कह के आपको बरगलाए नहीं, बहकाए नहीं। इसलिए मैं अभी मोटा मोटा समझा रहा हूँ, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। मेरी वीडियोस देखो, लेकिन वो वीडियोस देख के आपको लगा यार मैं कमा लूँगा, तो नहीं होगा। अभी आराम से अभी बैठ जाओ, शांति से इस चीज़ को समझ लो। अब हम आए थे इंट्राडे ट्रेडिंग। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना जो नए लोग जो होते हैं बाज़ार में उतरना चाहते हैं, वो
इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी उतरने वाले बहुत सारे होते हैं। मैंने देखा कि 100 में से 50-60 लोग जो है वो जब बाज़ार में ट्रेडिंग करना शुरू करना चाह रहे होते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने हाथ डालते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? दरअसल इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का जो हमारा मार्केट चलता है उसके अंदर आखिरी का आधा घंटा हटा दे तो आपको 9:15 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक के बीच की में ट्रेडिंग में आप या तो किसी शेयर को पहले खरीद ले, और अगर आप सुबह 9:15 बजे ही नहीं कह रहा मैं, 10, 11, 12 बजे जब भी आप मर्जी आपको समय आप इसको खरीदते हैं और उसी दिन 3 बजे के पहले पहले आपको इसको बेचना होता है। अब आपने इसको 100 रुपये में ख़रीदा, 11 बजे आपके खरीदते बराबर आपके शुभ हाथ लगे, वो शेयर डूबना शुरू हो गया। सॉरी, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, किस्मत ख़राब होगी तो जब आपकी किस्मत ख़राब होती है तो आपको शेयर बाज़ार की ओर खींचती है। 90% चांसेस में, 90% लोगों के केस में ये बात बता रहा हूँ। राहु की दशा ख़राब हो गई, वो आपको बाज़ार की ओर खींचेगी और आप बाज़ार में इंट्राडे ट्रेडिंग का काम शुरू करेंगे और लॉसेस में जाएंगे। खैर, फिर भी सीख लो, जरूरी नहीं हर कोई जाता है। अक्लमंदी से धीरे से सही तरह से करोगे तो कमा भी लोगे। तो खैर, अब 11 बजे आपने शेयर 100 रुपये पे ख़रीदा, 5-10 मिनट बाद ही गिरना शुरू हो गया। आपको वो 3 बजे तक बेचना है। 100 रुपये का शेयर गिर के 98 पे आ गया, फिर 99 पे चला गया, 98, 99, 98, 99, आप इंतजार कर रहे 100 के ऊपर जा। 3 बजे तक आपको वो शेयर बेच के निकल जाना है, वरना 3 बजे जो भाव होगा उस भाव पे वो शेयर ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर काट देगा या आपको बेचना ही पड़ेगा। और अक्सर अगर कोई शेयर गिर रहा होता है ना तो जैसे जैसे 3 बजते हैं ना, अक्सर उसकी वैल्यू और घटती जाती है। ये मैं सोचता 3 बजे उड़ जाएगा। तो आपने 100 रुपये पे ख़रीदा और आपने 2:30 बजे तक आते आते आप घबराए जा रहे हैं, यार ये अब पहले तो 99 तक आ गया था, अब तो 98 पे घूम रहा है, 97.50 पे चला गया, फिर वापस 98 पे आ गया, 98 पे बेच देता हूँ और गिर गया तो 2 रुपये का घाटा आपने एक शेयर पे खा लिया। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ख़रीदने में। और अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सुबह खरीदना है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में खास बात है कि आप सुबह शेयर को बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर इससे कोई मतलब नहीं आपके पास वो कंपनी का शेयर है या नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े, ठीक है, आपने अकाउंट खोला, आपने देखा आप यार रोज़ सुबह ये शेयर खुलता है और नीचे गिर जाता है दिन भर में, तो मैं इसको आज बेच देता हूँ। आपका शेयर है नहीं, लेकिन आपने पहले ही शेयर सेल कर दिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट, आपने शेयर बेच दिया, 10 बजे शेयर बेच दिया, फिर उस दिन आपकी किस्मत ख़राब रही। मैं दूसरे उल्टे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको बाज़ार में खींचना चाहता हूँ, मेरा कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन ये एक समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को जो है वो बाज़ार में आए। मैंने देखा है कि 90% लोग बेचारे मेहनत करके अपने खून पसीने का जो कमाई होती है वो लेकर के जो है जनरल बंदा आता है, और कुछ इसलिए आते हैं कि यार मेरी EMI मैं अपनी चुका सकूं, ठीक है, मैं कुछ घर खरीद सकूं, कुछ कार खरीद सकूं, कुछ खरीद सकूं। बेचारे बहुत मेहनत करके आते हैं, अपना मेहनत का पैसा होता है और वो लेकर के बाज़ार में आते और लॉस खाते, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा मन दुखी होता है इस चीज़ से, इसलिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे 100 रुपये का शेयर बेच दिया और उस दिन आपकी किस्मत थी, वो शेयर आपने सुबह ही 100 रुपये में बेच दिया, आपको लगा दिन भर में गिरेगा, गिरा नहीं। अब उस दिन वो लक हुआ कि वो शेयर ऊपर चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे।
अब ऐसे वो शेयर 101, 102, 101, 102 ऐसे पे घूम रहा है, तो 3 बजे तक आपको उसको वापस खरीदना है। आपके पास था नहीं, आपने बेच दिया, अब आप खरीदना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको 3 बजे तक वो शेयर वापस 100 शेयर बाय करके आपकी पोजीशन जीरो करके निकल जाना है। आपको अपनी पोजीशन काट करके निकल जाना है, चाहे वो कितने पे भी हो। अगर वो 98 पे है आपने कमाए 2 रुपये, लेकिन अगर वो 102 पे आपने कमाए। ये होता है इंट्राडे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग क्यों उतरते हैं, ये भी समझाता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग ज़्यादातर क्यों उतरते हैं, उसका एक कारण होता है। जो व्यक्ति नया बाजार में उतर रहा होता है, वो मान लिए 10,000 रुपये की पूंजी के साथ उतरता है बेचारा। 5-10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पूंजी के साथ लोग इनिशियली उतरते हैं। अब 5,000 रुपये में आप कोई शेयर, कितने शेयर खरीद लोगे? 10, 20, 30, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपका ब्रोकर होता है, जिसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, अभी मैं आगे इसी चीज़ पे आ रहा हूँ, वो क्या कहेगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो हम आपको 10 टाइम्स तक का मार्जिन या लिमिट देंगे। इसका मतलब यह है, अगर आप 10,000 रुपये आपने अकाउंट में डाल दिए तो दिन भर में आप उससे 1 लाख तक के, लेकिन 1 लाख तो एक्चुअली इतना नहीं होता है। आप ये मान लीजिए कि कई जगह पे आप 50,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। ये होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, अब किसी शेयर का भाव जो है वो 100 रुपये है। अगर आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा आज दिन भर में, अगर आपने 10,000 से आप उसको शेयर को वाकई खरीदते, परचेज करते यहाँ पे जिसे हम बोल रहे हैं, तो आपके पास 100 ही शेयर आएंगे और वो 1 रुपया ऊपर चला गया। दिन भर में आपने कितने रुपए कमा लिए? 10,000 लगा करके 100 रुपये। और अब ये इंट्राडे में लालच खींचता है आदमी को। लालच कैसे खींचता है? वो कहता है यार मैं इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करता हूँ तो मेरी कंपनी कह रही है कि तुमको मैं दिन भर में तुम 50,000 तक के शेयर खरीद सकते हो, 10,000 रुपये तुमने अकाउंट में डाल दिए। यानी अब मैं 100 रुपये के बजाय अगर आज के लिए ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे 500 शेयर खरीदते आएंगे, और अगर ये 1 रुपया चला गया तो आज में मैं 500 रुपये कमा लूँगा। यानी 10,000 रुपये लगाए और एक दिन में मैंने 500 रुपये कमा लिए। ये चीज़ होती है, इसमें 500 रुपये का लॉस भी हो सकता है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं 2-3, जो मेरे शुरुआती आप चैनल जैसे जब मेरे वीडियोस पे क्लिक करेंगे बिल्कुल नीचे चले आएगा, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग का है। हालांकि मैं फिर से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अभी खरीदो शेयर्स, और इसके अंदर जो मेरे वीडियोस हैं RSI वगैरह के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, PE रेशो वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर उनको देखो, समझो और फिर शेयर खरीदो। इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत आपको इसमें बुला रही है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, तो फिर आप ये मेरे वीडियोस देखें। और इस YouTube पे बहुत कई अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे वीडियोस देखे, उनके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कमोडिटीज़ क्या होती है, करेंसीज क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमैट और कमोडिटी अकाउंट। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अब हम आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पे, और वो है कि भाई मुझे शेयर्स में भी ट्रेडिंग करनी है, मैं चाहता हूँ गोल्ड में भी ट्रेडिंग करूँ, मैं चाहता हूँ करेंसी में भी ट्रेडिंग करूँ। तो ये अकाउंट क्या होते हैं, कैसे करना है, इसके बारे में बताता हूँ। इसके पहले हम शेयर्स के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रोकर के साथ अपने शेयर्स खरीदने के लिए अकाउंट खुलवाएंगे तो 2 टाइप के अकाउंट आपके खोले जाएंगे। एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होगा डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपने उस कंपनी के साथ एक अपना अकाउंट खोल लिया कि हाँ भाई ये कंपनी में मेरे ब्याह पे ट्रेड करेगी, मैं इसके सॉफ्टवेयर में ट्रेड करूँगा, मैं इसमें पैसा डालूँगा, ये जो है मेरे ब्याह पे एक्सचेंज से शेयर खरीदेगी बेचेगी। ये होगा, ये सिंपल होता है ट्रेडिंग अकाउंट।
इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही अगर आपने 10,000 रुपये डाले शुरू में, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगे। आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे और 6 महीने बाद आपको 12,000 रुपये पे आपने उनको बेच दिए, 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ, तो जो 12,000 रुपये के आप बेचोगे शेयर्स, वो भी वापस जब आप पैसे आएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, यानी अपने बैंक अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट से वापस जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपके शेयर्स दिखते हैं, आप खरीदते बेचते हो, पैसा होता है, ट्रांजैक्शन होता है। डीमैट अकाउंट क्या है? दरअसल क्या होता था कि आज से 30-40 साल पहले लोग जब शेयर्स किसी कंपनी के 100 रुपये का शेयर उसने निकाला, आपने शेयर खरीदा, आपको कंपनी की ओर से सर्टिफिकेट जो से शेयर्स का होता है वो लिख के मिल जाता था। उस पेपर्स होते थे, वो पेपर पे लिखा होता था फलाना कंपनी ढिमका, ये श्री दिस, इनका पता, ये आता पता, दुनिया भर का सब चीज़ें, ये वो इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स इतने इस तारीख जमा ये वो खरीदे हुए हैं। मतलब ये आपके पास उसकी कंपनी का रिकॉर्ड होता था। और तब आप जब बेचने आदमी आता था तो यही जो है रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में दूसरे जो आपसे जिसने आपसे शेयर खरीदे हैं उसके नाम ये रिकॉर्ड चल जाता था कंपनी के रजिस्टर में कि अच्छा कंपनी का एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में कि भाई 100 शेयर्स जो है ये फलाने ने अब इसने बेच दिए, अब ये नए आदमी के पास आ गया। ये पहले के ज़माने की बात है, अब सब इलेक्ट्रॉनिकली काम होते हैं। तो अब क्या हो गया है कि ये सिस्टम बंद हो गया है। अब एक डीमैट अकाउंट होता है, आपने शेयर्स खरीदे, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा था 10,000 रुपये का, उससे आपने शेयर खरीदे, वो शेयर्स खरीदने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं। वो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर सेव हो जाते, यहाँ पड़े रहेंगे। जब आप बेचोगे वो डीमैट अकाउंट में से निकाल करके बेच दिए जाते हैं। डीमैट अकाउंट इसके लिए होता है, यानी अगर आपको शेयर्स में खरीदने बेचने का काम करना है, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है, तो आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसके चार्जेस, कुछ कंपनियां इसके चार्जेस लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। ऐसे ही कुछ कंपनियां ट्रेडिंग अकाउंट के भी चार्जेस लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। तो लेकिन आपको शेयर्स में काम करना है तो आपको ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आपको शेयर्स में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही काम करना है, आपको शेयर खरीदने बेचने नहीं है, आपको सिर्फ स्पेकुलेशन का काम करना है, उस केस में ये काम सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हो। आपको डीमैट अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर, अगर आपको सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करना है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से भी काम हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आप कोई एक्चुअल शेयर खरीद बेच नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल शेयर खरीद बेच रहे हो तो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ का एक अलग एक्सचेंज है MCX, अब तो निफ्टी में भी हो गई है। इसका एक अलग अकाउंट होता है, ये शेयर्स के अकाउंट से ये एक अलग अकाउंट होता है। ये मतलब आपके ट्रेडिंग इसका एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट होता है। कई बार जो कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कमोडिटीज़ में भी डील करती है, शेयर्स में भी डील करती है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो भले ही सेम हो सकता है, लेकिन इसका जो कमोडिटीज़ का अकाउंट एक अलग होता है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट अलग होगा। उसके अंदर कमोडिटीज़ में पहली बात ये समझा देता हूँ कि कमोडिटीज़ के अंदर शेयर्स की तरह एक्चुअल चीज़ नहीं खरीदी बेची जाती। ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, मैंने 1 लाख रुपए का सोना खरीद लूँगा, मेरे पास पड़ा रहेगा 4 साल बाद उसको बेच दूँगा। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। कमोडिटी ट्रेडिंग में ये चीज़ नहीं होती है। आप एक्चुअल सोना नहीं खरीदते। कमोडिटी में आप सोने के फ्यूचर खरीदते हैं। जो गोल्ड है उसका फ्यूचर खरीदा जाता है, वो भी 1 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के लिए। ये पहली बात
बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होना ज़रूरी है। लोग बहुत सारी गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि यार इसमें हम खरीद के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं, आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं खरीद सकते, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है, आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आप बोलोगे भाई इससे अच्छा तो मैं बाज़ार से जाके खरीद लूँ। ये नहीं है कि आप कमोडिटीज़ के अंदर आप गोल्ड प्रॉपर नहीं खरीद सकते, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, आप उसको पूरा नहीं कर सकोगे। वेयर हाउसिंग्स अगर दुनिया भर की चीज़ें खरीदना बेचना, ये आपके बस की बात नहीं है नॉर्मल, आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो। इसलिए पहली चीज़ तो इस चीज़ को समझ लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करोगे और इसका एक अलग अकाउंट होता है। अगर आपने 10,000 रुपये शेयर के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, वो 10,000 रुपये कमोडिटी के लिए यूज़ नहीं हो सकते, आपको कमोडिटी में अलग से 10,000 डाल के ट्रेड करना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें आप, बहुत अच्छी तरीके से, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आ जाते हैं हम करेंसीज के ऊपर। आपको करेंसी में ट्रेड करना है, उसका अलग से अकाउंट होना चाहिए, या उसके लिए कई बार करेंसीज के लिए सेम ट्रेडिंग अकाउंट चल जाता है जो कि शेयर्स के लिए होता है। अगर आपके शेयर्स के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसी ट्रेडिंग अकाउंट में आप करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे करेंसी में ट्रेड करना है, मैं करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करके देने पड़ेंगे। करेंसीज में अगर आपको ट्रेड करना है सेम शेयर्स वाले ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, तो आपको अपने ब्रोकर को पहले बताना पड़ेगा कि भाई मुझे करेंसी में भी ट्रेड करना है। और इसको हमेशा टिक करना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि आज जैसे जैसे आप मेरे चैनल्स के वीडियोस देखेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि भारत का रुपया क्या और डॉलर का, अमेरिकी डॉलर के बीच में क्या संबंध चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, उसका आपके कंपनी के शेयर पे बहुत ज़्यादा असर आता है, बहुत ज़्यादा असर आता है। तो करेंसी का ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलेंगे। करेंसी में भी एक ही चीज़ है, आपने सोचा मैं डॉलर खरीद लूँ, 1,000 डॉलर मेरे पास पड़े रहेंगे, नहीं भैया। करेंसी में भी आपको फ्यूचर मिलेगा। करेंसी में आप एक फ्यूचर खरीद सकते हैं या फ्यूचर बेच सकते हैं, वो भी 1 महीने के लिए या ज़्यादा से 3 महीने के लिए, कि 1 महीने के लिए आपने 1,000 डॉलर खरीद लिए, भाव बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, नीचे चला गया, आपको नुकसान हो गया, महीने भर में आपको अपना सौदा पूरा करके निकलना है। ये होता है करेंसीज का। 1,000 डॉलर, आप ये नहीं कि 1,000 डॉलर खरीद लिए और 10 साल तक पड़े आपके पास, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। तो करेंसी के लिए ट्रेडिंग, अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है तो ब्रोकर को बोल करके आपको ये ऑप्शन अपने इसमें क्लियर करवाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ऐसे जैसे मैंने बता दिया कमोडिटी का अकाउंट अलग होता है। सबसे आखिरी बात टैक्सेस और ब्रोकरेज की। टैक्सेस भैया, हर चीज़ में टैक्स लगता है, तो शेयर के खरीदने बेचने में भी टैक्स लगता है, ठीक है। ये टैक्स के रेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जो ट्रेड आप कर रहे हैं, जितना आपने ट्रेड किया उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। तो ये चीज़ अपने ब्रोकर से समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस पर कितना टैक्स लग रहा है, कितना परसेंटेज है, क्या टैक्स है। अच्छा, ये जो टैक्स है ये तो सब जगह किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलोगे ये टैक्स सेम ही होगा, क्योंकि ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। अंतर कहाँ आएगा? ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज का मतलब क्या हुआ, आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, अब आप खरीद रहे हो ब्रोकर के द्वारा, उसका सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हो, सारी सर्विसेज वो आपको दे रहा है, तो वो आपसे खरीदने के बदले में कुछ तो वो आपसे पैसा लेगा, दलाली जिसे बोलते हैं। तो अब पहले क्या होता था कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, तो इसके ऊपर आपको 50 पैसे के लगभग आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लग जाती थी, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। अब आपने 100 का खरीदा शेयर,
और 50 पैसे आपने उसकी ब्रोकरेज दे दी, टैक्सेस टुक्सेस मिला करके, सब कुछ मिला करके मान लो, यानी वो आपको पड़ा 100 रुपये 50 पैसे का। अब जब आप 101 रुपये का हो गया, अगर आप उसको 101 पे बेचते हो तो पहले जो था इस पे भी आपको 50 पैसे की ब्रोकर ले गया, थोड़ी सी 51 पैसे की, मोटा मोटा ब्रोकरेज वगैरह लगा। तो आपने 100 का खरीदा, 101 पे बेच दिया, आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा। क्यों? 50 पैसे यहाँ ब्रोकरेज दी, 50 पैसे यहाँ ब्रोकरेज दी, 1 रुपया तो ब्रोकरेज का ही दे दिया। 100 रुपये का शेयर खरीदा, 1 रुपया ब्रोकरेज का दे दिया, आपकी जेब में क्या है? कुछ भी नहीं। इसको 102, 103, 105 पे खरीदोगे तब बेचोगे, सॉरी, तब जाके ही तो फायदा होएगा ना। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। आजकल कुछ लोग जो है वो, कुछ ब्रोकर्स क्या है कि आपको खरीदते वक्त आपसे जो है ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, जब आप बेचते हो उस समय चार्ज करते हैं, ऐसे अलग अलग है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से आपको होनी चाहिए। ब्रोकरेज की बात आती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज जो होती है, अगर आपने शेयर खरीद लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए आप शेयर के हिसाब से आप शेयर खरीद के आपने रख लिए अपने अकाउंट में, तो क्या होता है कि उसकी ब्रोकरेज ज़्यादा होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे अगर आप शेयर कोई खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो उसकी आपको ब्रोकरेज लग जाएगी 10 पैसे। वहाँ 50 पैसे लग रही है, क्योंकि आप उसी दिन खरीदे और उसी दिन बेच रहे हो, लंबा लेकर के जा नहीं रहे आप शेयर को, तो उसकी ब्रोकरेज लगेगी 10 पैसे। खरीदते वक्त बेचते वक्त दोनों मिला करके आपको टोटल 20 पैसे, 100 रुपये 20 पैसे, टैक्सेस मिला करके 100 रुपये 25 पैसे का शेयर पड़ गया। अब सुबह आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 25 पैसे आपने उसमें अलग से और आपको टैक्सेस पड़ गए, यानी 100 रुपये 25 पैसे के ऊपर जब भी आप बेचोगे प्रॉफिट में निकलोगे। तो ये ब्रोकरेज जानना जरूरी है आपको कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग की मेरी ब्रोकरेज क्या है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ब्रोकरेज पूरे लॉट पे लगती है, पूरा लॉट पे, एक शेयर पे ही लगती। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, मान लो 200 का लॉट है तो आपको पूरे लॉट की एक ब्रोकरेज लग जाएगी। अब वो लॉट की ब्रोकरेज कुछ लोग 20 रुपये पर लॉट लेते हैं, कुछ लोग 50 रुपये पर लॉट लेते हैं, ऐसे अलग अलग लॉट के हिसाब से शेयर्स की ब्रोकरेज लगती है। तो ये भी आपको जानना है। कई कई पुराने अभी भी बड़े बड़े बैंकों है, वो पर शेयर के हिसाब से भी लॉट में ब्रोकरेज लगाते हैं। सेम चीज़ ऑप्शंस के लिए। तो जब भी कहीं अकाउंट खोलें, बगैर ब्रोकरेज और टैक्सेस को समझे अकाउंट ना खोलें। हालांकि एक चीज़ और है कि जिन लोगों की सर्विसेज अच्छी होती हैं उनकी ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा भी होती है, ये बात भी जान लेना। सस्ती ब्रोकरेज का मतलब ये नहीं है कि सर्विसेज भी उसी टॉप लेवल की होंगी। तो वो इस पर आप बाज़ार में आते हैं, भाई बढ़िया होटल है, बढ़िया क्वालिटी है, रेट ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है ना। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रख के काम करना है। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रोकरेज को अच्छी तरह से समझ लेना कि भाई मुझे कितने ब्रोकरेज लेगी, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, उसके बगैर काम नहीं करना, आराम से देखो। और हाँ, एक और चीज़ है, किसी भी कंपनी के एजेंट ने कुछ बोल दिया, मैं आपको इतना मुनाफा करा दूंगा, मैं फलाना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वो अरे भैया इतना मुनाफा कराने वाला होता तो वहाँ सीट पे बैठ के तुमको ज्ञान न दे रहा होता, खुद ही 1 करोड़ रुपया कमा करके बैठ गया होता। वीडियो तो 50 मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपया कमा लो, कमा लो, उतने कमा लो, दुनिया भर के यूट्यूब में भी ज्ञान मिल जाएगा, वो खुद ही करके बैठ जाता, इतना होता तो आपको बताता ही नहीं। तो इस चीज़ को समझ लो अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, खुद झेली हुई बात बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को आराम से समझ लेना कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे बोल रहा है या वो आपको वहाँ पे एजेंट ऑफिस में बोल रहा है कि साहब इतना हो जाएगा, फलाना आए थे इतना कमा के चले गए, ढिमका आ गए, मैं बैठा हूँ ना, मैं बता दूंगा ना, मैं आपको बता दूँ कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है।
अरे मैं बता दूंगा तो भाई तुम खुद ही कर लेते। तो इन चीज़ों से सोच समझ के, किसी की बातों में आकर के, किसी के कहने पे काम ना करें, आराम से सोच। और कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट का, डीमैट अकाउंट का पासवर्ड किसी दुनिया को, किसी को ना दे और किसी को ऑथराइज ना करें आपके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेड मारें। आज से 5-10 साल पहले की बात है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता था कि 2 नंबर का पैसा जो है वो किसी बंदे ने, बेचारे ने अकाउंट खोला, रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया कि मैं आपके अकाउंट में ट्रेड मारता रहूँगा। इधर 5 हरामखोर लोग थे, इन्होंने सरकार के नज़र में न आने के कारण ये क्या करते थे, इसके अकाउंट में पैसा डाल देते थे। इसी अकाउंट में ट्रेडिंग चल रही है, इसको बेचारे को पता ही नहीं है, इसके नाम से अकाउंट खुल गया, ट्रेडिंग हो रही है, दुनिया भर के काम हो रहे, पैसा वापस मनी इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। हालांकि अब जब से NSE BSE ने बोल दिया है कि आपको SMS आता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक गई है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, इसलिए किसी के भरोसे, किसी रिप्रेजेंटेटिव के भरोसे कभी ना काम करें। मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा, मैं बता दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। सीखो, समझो और फिर काम करो। तो खैर, कुल मिलाकर के जो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद ही ट्रेड करें, किसी के भरोसे ना करें, किसी को ये ऑथराइज ना करें कि तुम मेरे अकाउंट में ट्रेड करते रहे, ना करते रहे। और इसको समझिए, मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, उन्हें देखें। उन्हें देखने से आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप गलत डिसीजन लेने से बहुत हद तक बचेंगे और बहुत हद तक आपको बाज़ार समझ में आएगा। और हाँ, बॉन्ड की सीरीज़ है, करेंसी की सीरीज़ है, वो सारी देखना भाई, वो सब है, उसके बगैर बाज़ार नहीं चलता। ये बाज़ार जो है ना, ये शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब आपस में मिले हुए हैं। एक जगह पे प्राइस चेंज होता है, दूसरे पे असर आता ही आता है। रुपया ऊपर नीचे होगा, उसका शेयर्स पे असर आएगा। सोना ऊपर नीचे होगा, उसका शेयर्स पे असर आएगा। बॉन्ड्स जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होंगे, उसका शेयर्स पे असर आएगा ही आएगा। तो ये सब नॉलेज होना ज़रूरी है। काफ़ी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, आगे बनाता रहूँगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।